नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2024 के आम चुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़ी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बेंगलुरु में आज 26 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की एक खास बैठक शुरू हो गई है, जो 2 दिन चलेगी। आज की बैठक खत्म हो चुकी है। उधर कल दिल्ली में एनडीए ने अपने 30 घटक दलों की बैठक बुलाई है। इसके जरिए एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार इस इरादे से एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने जा रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि उसकी एकजुटता से डरकर बीजेपी को अब एनडीए की याद आ रही है और उसमें और दल वो शामिल किए चले जा रहे हैं। उधर बीजेपी का ये कहना है कि मोदी सरकार से डरकर ही विपक्षी दल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बीजेपी इसे भानुमति का कुनबा बता रही है। लेकिन एक चीज साफ हो गया है कि अगर इस देश की राजनीति एक सिनेमा हॉल होती जिसका नाम होता चुनावी टॉकीज, तो आज 2 फिल्में लगी हैं। एक है एनडीए की सुपर 30 और दूसरी तरफ है विपक्ष की स्पेशल 26। अब आप तय कर लीजिए आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखनी। उनको डर लगा, ये डर हमें अच्छा लग रहा है। आज से लगभग 10-15 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय दलों पर हमला बोल रहे थे कि ये क्षेत्रीय दल जो हैं ये परिवारवादी राजनीति करते हैं। तो अब हमें वादा चाहिए प्रधानमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो कल की एनडीए बैठक में एक भी ऐसे दल को मत बुलाइए जिसमें कहीं भी परिवारवाद की राजनीति आपको दिखती है, या फिर अपने शब्द वापस लीजिए। या आप मानते हैं कि अपोजिशन मीटिंग का सक्सेस है एनडीए मीटिंग को कॉल करना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो घोड़े पे सवार, अहंकार के घोड़े पे सवार चल रहे थे प्रधानमंत्री जी, अब घोड़े से थोड़ा उतरे हैं। आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। तो एक एक करके बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले चुनावी टॉकीज में आपको रिव्यू दिखाते हैं स्पेशल 26 का। स्पेशल 26 यानी कि विपक्ष की बैठक की, जो आज शाम 6 बजे बेंगलुरु में शुरू हो गई। बैठक से पहले बेंगलुरु में इन विपक्षी दलों के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे दिखाई दिए। इन पोस्टरों में विपक्ष के स्थानीय दलों के नेताओं के चेहरे भी प्रमुखता से दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल इस बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया, तो उनका भी पोस्टर चस्पा हो गया। इससे पहले आप जानते हैं कि वो ये धमकी दे रहे थे एक तरीके से कि मैं नहीं आऊंगा अगर आपने ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेरा समर्थन नहीं किया। कांग्रेस से वो कह रहे थे। कांग्रेस ने यहां कल समर्थन किया, आज पोस्टर में यूनाइटेड वी स्टैंड हो गया। इस सब के चलते कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया और उनको तुरंत विपक्ष में एक और दल मिला। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हो चुकी है, जिसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया था और 1 महीने के अंदर ही इसमें 11 और पार्टियां जुड़ गई हैं। तो विपक्ष इसको एकता का एक प्रतीक मानता है कि ना केवल हम लोग एक हैं, हम लोग और बढ़ भी रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है। इस तरह जो पार्टियां बेंगलुरु में दिख रही हैं वो कौन कौन सी हैं आपको वो बता दें। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जदयू, राजद, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई एमएल, एनसीपी विभाजित एनसीपी यानी कि शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, आरएलडी, आरएसपी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, वीसीके, एमडीएमके, केरला जे, केडीएमके, फॉरवर्ड ब्लॉक, एमएमके और अपना दल कमेरावादी। इतनी पार्टियां जो हैं अब साथ आ गई। विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और सवाल यह है कि क्या विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार होगा या फिर किसी एक का नेतृत्व
नहीं होगा और यह सामूहिक नेतृत्व होने जा रहा है। इसके बाद अगली चुनौती है अगले आम चुनाव की रणनीति बनाने की। इस रणनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर बैठक में विचार होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में 3 वर्किंग ग्रुप यानी कि कार्यदल बनाए जाएंगे। पहला ग्रुप कॉमन एजेंडा पर काम करेगा, जो अगले आम चुनाव से पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद बनेगा कि भाई इसके आधार पर हम लोग साथ आएंगे। छोड़ो कल की बातें, हो सकता है कि हमारे कुछ मतभेद हों, लेकिन इस कॉमन एजेंडा पर हम लोग सब साथ आ जाएं। यह पहले वर्किंग ग्रुप का एजेंडा। दूसरा वर्किंग ग्रुप अगस्त से चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार करेगा कि अगस्त से किस तरीके से हमको प्रचार करना है, प्रसार करना है और एक स्वर में बोलना है। यह दूसरे वर्किंग ग्रुप का काम है। तीसरा वर्किंग ग्रुप राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का खाका तैयार करेगा कि गठबंधन किस तरीके से, गठबंधन कैसे हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन बने या एक बड़ा गठबंधन हो जिसके तहत सब लोग जो हैं वो एक फैसला लें। इन सब चीजों पर बातचीत। गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होना है। गठबंधन विधानसभा और स्थानीय चुनाव में लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नेशनल पर्सपेक्टिव से, यानी कि जैसे केरल हो गया, वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आएंगे। तो इस तरीके की जो विरोधाभास हैं उन पर एक सहमति बनाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मोर्चे के नए नाम और संयोजक को तय करने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, यानी कि ये जो चर्चा अभी चल रही है। विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेद कम नहीं है। राज्यों में इन दलों के बीच में आपस में ही सत्ता संघर्ष है, जैसे कि मैंने आपको केरल का उदाहरण दिया। ऐसे में सवाल यह है कि उस संघर्ष को कैसे नजरअंदाज करके अगले आम चुनाव के लिए ये दल एक हो पाएंगे, और क्या इस मुद्दे पर बड़े नेताओं के बीच बनी आपसी समझ नीचे कार्यकर्ताओं तक ठीक से पहुंच पाएगी। हमने कई बार देखा है कि एक सतही गठबंधन जरूर बन जाता है, ऊपर से जरूर बन जाता है, लेकिन नीचे तक वो कारगर सिद्ध नहीं होता है। मसलन उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं 2019 में सपा बसपा साथ आए, क्या मिला? बहुत कम। भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आम चुनाव से पहले अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। आम चुनाव के लिए बनी समझ क्या इन राज्यों के चुनाव में भी कोई असर दिखाएगी? इस सब के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने में कांग्रेस अब केंद्रीय भूमिका निभाती हुई दिख रही है। पटना में जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता के स्तंभ दिख रहे थे, वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी उस भूमिका में दिख रही हैं और उन्होंने संख्या बल भी जोड़ लिया है। इससे कांग्रेस में एक विश्वास जगा है कि हम केंद्र बन सकते हैं विपक्ष के, और हम केंद्र हैं जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा दल जुड़ रहे हैं, पटना से ज्यादा जुड़ गए हैं। संसदीय अनुभव और राजनीति में वरिष्ठता में सोनिया गांधी का अनुभव विपक्ष को एक करने में कितना अहम होने जा रहा है, ये बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। विपक्षी दलों के 26 पार्टियों की बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं। ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी भी। इन 2 नेताओं का नाम मैंने जानबूझ करके लिया है। सोनिया गांधी का होना अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है इस मीटिंग के बारे में। पटना की मीटिंग और बेंगलुरु की मीटिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा फर्क है सोनिया गांधी का होना। पटना की मीटिंग में सारा फोकस नीतीश कुमार और लालू यादव पे था। बेंगलुरु की मीटिंग में सारा फोकस जो है जाहिर है सोनिया गांधी पर होगा। तो क्या हम मान लें कि सोनिया गांधी के इस बैठक में होने से ये अब करीब करीब तय हो गया है कि कोई भी मोर्चा बनेगा उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, यानी नेतृत्व करने की दावेदारी उनकी होगी। सोनिया गांधी के होने से एक जो मीटिंग में संदेश जाता है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को 2 टर्म बहुत अच्छे से चलाया था, और जब पहला यूपीए था वो जब सत्ता में आया था तो आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े कद के नेताओं के खिलाफ सोनिया गांधी ने अब जो है कांग्रेस को विजय दिलाई थी एक तरह से, और यूपीए बना करके सत्ता में लाई थी। तो सोनिया गांधी के होने से सभी विपक्षी दलों को कम से कम इतना तो भरोसा होता है कि एक भरोसेमंद चेहरा उनके पास है, जिसके पास अनुभव है एक गठबंधन चलाने का, गठबंधन के नेताओं से डील करने का, और वही एश्योरेंस वो चाहते हैं। बहुत सारे नेता ऐसा हैं जो कि किसी और के
नेतृत्व में असहज महसूस करें, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर के वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो एक बार फिर सोनिया गांधी के इस बैठक में होने से कांग्रेस को सेंटर स्टेज पर उन्होंने ला करके खड़ा कर दिया। तो विपक्ष की ये बैठक कितनी कारगर रहेगी और इससे क्या निकलकर आने जा रहा है? ये स्पेशल 26 बीजेपी के सुपर 30 को चुनौती दे सकती है, मजबूती से दे सकती है, 2024 में कुछ धमाल दिखा सकती है। इस पर अलग अलग लोगों अपनी अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों ये जो चुनावी टॉकीज में फिल्म लगी है, इसमें क्योंकि अभी हम स्पेशल 26 का रिव्यू कर रहे थे, ये सवाल हमने पूछ दिया वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई और संतोष कुमार जी से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विपक्ष की जो एकता की मीटिंग हो रही है बेंगलोर में बड़ी महत्वपूर्ण है और उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। विपक्ष एक नाम सोचने को सोच रहा है, एक उसकी व्यवस्था बनाने को सोच रहा है, कोई उसका कन्वीनर हो, कोई उसका ऑफिस हो, कोई उसका संयोजक हो, कुछ मुद्दे हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। आज जो राजनीतिक दल उससे जुड़ना चाहते हैं वो किन बातों पे जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें। देखिए, हमारे यहाँ जो विपक्ष की एकता की बात होती है तो बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रांतियां हैं कि जैसे वो एकता एक तो है, लेकिन एकता में सबके सब अपना जो है दमखम भी दिखाना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो। उनके अपने राज्यों में उनके बड़े सारी समस्याएं होती हैं। दूसरी तरफ जो छीना झपटी का खेल होता है, जो जो सत्ताधारी पक्ष है वो उनमें से तोड़ फोड़ करता है। हमने अभी देखा है एनसीपी में, पहले शरद पवार एक विपक्षी एकता के स्तंभ थे, आज शरद पवार किधर है किसी को पता नहीं, उनकी पार्टी किधर है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये तमाम बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उमूमन हमारे देश में जब भी विपक्ष का मोर्चा बना है वो चुनाव के तुरंत बाद या चुनाव से पहले बना है। एक साल तक बहुत सारे मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है, वहां क्या होगा, हर दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अब राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है उससे कांग्रेस को नुकसान होगी। मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और अपना अपना अगर वहां अपने पैर जमाती है तो उससे कांग्रेस परेशान होगी। तो विपक्षी एकता को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े सधे हुए अंदाज में, बहुत मेहनत से, बहुत तैयारी से वो इस बीच में गए हुए हैं और कांग्रेस को उन्होंने बहुत सब चीजों से बचा के रखा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हर जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको अपने अस्तित्व के लिए कह ले या फिर उनको एक अपनी जीत के लिए एक स्ट्रेटजी हर पार्टी हर दल बनाता है और उसको आगे बढ़ाता है। एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर आप भाजपा में डर की बात करेंगे तो मैं ये कहूँ कि ये दोनों तरफ का नैरेटिव है। आज के समय में विपक्ष अपनी ओर से ये दिखाना चाहता है कि हम बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आज देश में ऐसा माहौल है कि 26 दल इकट्ठे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी अपनी ओर से यह कोशिश कर रही है। तो आज ही हमने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमारे साथ 38 दल आ रहे हैं। तो एक नंबर गेम आप अभी सामने देख रहे हैं, बिल्कुल नंबर की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ विपक्ष की चीजों को, तो सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1977 में जिस तरह का एक माहौल था, आपातकाल के बाद एक विपक्षी एकता बनी थी, तो एक मुद्दा था उस वक्त की आप एकजुट करने का आधार दिखता था। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा कोई बहुत बड़ा आधार नहीं दिखता है कि आप इकट्ठे हो रहे हैं। तो उससे एक जो मैसेज जा रहा है वो बहुत क्लियर कट जा रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं अस्तित्व की जो आपकी लड़ाई है उसमें आप अपने आप को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मैं यह देखता हूं कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी उस समय कहीं ना कहीं सबसे अधिक सैक्रिफाइस किसको करना होगा? सबसे अधिक सैक्रिफाइस कांग्रेस को करना होगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़े, 250 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस को फायदा कहां होने वाला है। मध्य प्रदेश को फायदा होने वाला है गठबंधन से, क्या राजस्थान में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी होगी, कांग्रेस को अपना ही बलिदान देना होगा इस पूरी लड़ाई में। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज आप एक चीज देखेंगे कि इस देश में 2014 के बाद राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने, आप जो भी कह ले, एक लकीर खींची है,
एक समय था कि देश में बहुत कुछ छिटपुट तुष्टीकरण कह लीजिए या एक वर्ग की पॉलिटिक्स होती थी। कई बार मेजोरिटी जो है उसमें साइड महसूस करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने एक लकीर खींच दी है कि इस देश में अब एंटी मेजोरिटी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आपको अगर उस तरीके से आगे बढ़ना है तो आपको एक अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको विपक्ष को अगर लड़ना है तो किससे लड़ना होगा? आप भाजपा से लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे, या आप खुद से लड़ेंगे? तो ये तो आपने रिव्यू देखा स्पेशल 26 का। स्पेशल 26, विपक्ष की स्पेशल 26, कल बड़ी मीटिंग होगी उनकी, उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ। कल ही एक और फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है सुपर 30, और ये है एनडीए की चुनावी टॉकीज में नाउ शोइंग सुपर 30। कल एनडीए के सुपर 30 भी दिल्ली में अपनी ताकत आजमाएंगे। 20 जुलाई को शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले यह बैठक सत्ता पक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की इस बैठक में शिरकत करेंगे। एनडीए में पहले से 24 पार्टियां शामिल हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी, एआईएडीएमके, शिवसेना शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कल कालवी मुनेत्रा कड़गम, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जिसे कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, बोडो पीपल्स पार्टी, आईपीएफटी त्रिपुरा, बीपीपी, पटल मक्कल कच्ची, ये सब तमिलनाडु की पार्टियां हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो कि असम की पार्टी है, अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला गुट, असम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस, और उसके बाद अब रामविलास गुट जो कि चिराग पासवान का है वो भी अब आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। निषाद पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पुदुचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और जनसेना यानी कि पवन कल्याण, इतने सारे दल अब आ गए। इसके अलावा 6 नए दल भी शामिल ये होने जा रहे हैं, और इसमें है एनसीपी अजीत पवार का गुट, लोक जनशक्ति पार्टी जैसे मैंने आपको बताया चिराग पासवान का गुट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक समता पार्टी, मुकेश साहनी की वीआईपी, और ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ा गठबंधन में, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है, सुपर 30 हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन जेपी नड्डा का दावा है कि 30 नहीं 38 38 पार्टियां हैं हमारे साथ, लेकिन ये बाकी पार्टियां कौन हैं ये अभी नहीं मालूम। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। एनडीए में शामिल दलों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बाकी सभी दल बहुत ही बौने हैं, बहुत ही छोटे हैं, और कुछ दलों की तो संसद में फिलहाल नुमाइंदगी भी नहीं। एनडीए में शामिल इन दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगले आम चुनाव की रणनीति कितनी अहम साबित हो सकती है, ये बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। निश्चित तौर पर एनडीए का इस साल 25 वर्ष पूरा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एनडीए की स्थापना हुई थी, और अब से कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में कहा भी था, याद दिलाया था पार्टी नेताओं को कि एनडीए के 25 साल पूरे हो गए हैं, सहयोगी दलों के साथ संपर्क होना चाहिए, जो क्षेत्रीय दल उनसे संपर्क साधा जाना चाहिए। और उसी के तहत बीजेपी ने ये योजना बनाई थी कि इस तरह की एक बड़ी बैठक एनडीए की होनी चाहिए, और यही कारण है कि कल ये बड़ी बैठक हो रही है। 38 दल इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि एआईएडीएमके की बात करें या फिर आप एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना उसकी बात कर लें, या अजीत पवार की जो एनसीपी उसकी बात कर लें, इन पार्टियों को छोड़ करके जो बाकी पार्टियां हैं वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं।
शायद उनका संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर विधानसभा, विधान परिषद में कहीं अस्तित्व भी नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर इतने छोटे छोटे दलों को साथ ला करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, और ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया भी है। लेकिन बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये जो पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां जरूर हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि 9 साल जब मोदी सरकार के हो चुके हैं, 10वें साल में वो कदम रख चुकी है और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। वैसी स्थिति में जबकि माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी सेटल इन हो जाती है, उस हालत में भी वो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं, वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये कई जातियों को भी प्रतिनिधित्व करती हैं, और यही कारण है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह जब पार्टी के महासचिव थे, यूपी के प्रभारी थे, तब उन्होंने इसी तरह की छोटी छोटी पार्टियों से संपर्क साध करके एक बड़ा इंद्रधनुषी गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार किया था। और उसी का असर है कि चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का हो, 19 का हो या 22 का हो, लगातार 4 चुनाव यूपी में बीजेपी जीत रही है। यह बात जरूर है कि इनमें से कई पार्टियां बीजेपी छोड़कर चली गई थी, अब इनकी वापसी हो रही है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। लेकिन एक बड़ा संदेश बीजेपी ये भी देने का प्रयास कर रही है कि जिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अकेले चलने में विश्वास रखते हैं, वो सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, उनके ही नेतृत्व में इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि बीजेपी अब उन राज्यों में भी अपनी संभावनाओं को तलाश रही है जहां पर कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में, तमिलनाडु में, केरल में, और वहां पर भी इस तरह की कई छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है, जो कल की बैठक में नजर आएंगी। और पार्टी का प्रयास यही है कि इन सबको मिलाकर के चाहे 1-1, 2-2%, 3-3% वोट ही इनके हों, लेकिन अगर सब मिलते हैं तो ये बीजेपी की ताकत को बढ़ाते हैं। इसी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा जो इसके पीछे एक संदेश देने का प्रयास है, वो एक साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि बढ़त लेने की कोशिश है यूपीए प्लस कांग्रेस की तमाम पार्टियां उनके ऊपर, कि चाहे आपके पास 26 पार्टियां हो लेकिन हमारे पास 38 पार्टियां हैं। तो ये भी देश की जनता को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि विरोधाभास सिर्फ विपक्षी दलों में ही है, एक यहां पर भी है और ऐसे तमाम हैं, और वो इन सब मीटिंग्स में इन सब के बारे में चर्चा होगी। मसलन आप उत्तर प्रदेश का हाल अगर देख लें, यहां पर एसबीएसपी से गठबंधन हुआ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। ओम प्रकाश राजभर की ही पार्टी में एक विधायक हैं जो कि मुख्तार अंसारी, यानी कि जो डॉन मुख्तार अंसारी हैं, जिनको बीजेपी ने डॉन कहा है, उनके बेटे भी हैं एक विधायक, फिलहाल एक हेट स्पीच के मामले में जेल में बंद हैं। और इन्हीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ यूपी चुनाव में जम करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि ये हेट स्पीच फैलाने वाला और ये आपराधिक मामला रखने वाला डॉन का बेटा, ये सब तमाम बातें बोली हैं। और उसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हो गए। तो फिर क्या ऐसा माना जाएगा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो भी हल्के कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे? क्या वॉशिंग मशीन अब्बास अंसारी के लिए भी चला दी जाएगी, क्योंकि चुनावी गठबंधन की मजबूरी कुछ इस तरीके की है? ये सब कुछ सवाल एनडीए से भी हैं जिनके जवाब तलाशने हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद एनडीए में जो गहमा गहमी है वो क्या रंग दिखाएगी, इस पर भी आइए सुनते हैं राशिद किदवई और संतोष कुमार का विचार। जी देखिए, ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा, जो जिनको अपनी ताकत पे बहुत नाश था, या उन्हें लगता था कि मोदी जी एक सब पे भारी है, उन्होंने संसद में भी ऐसी बात खुद कही थी, वो भी अब जो है विपक्ष के देखते देखते वो भी इसी लोगों को साथ देने में जुड़ गए हैं। आप देखें तो राजभर की पार्टी है, पवन कल्याण की पार्टी है, इस तरह की और जो छोटे मोटे राजनीतिक दल है, दारा सिंह की पार्टी है, तमाम पार्टियों को भाजपा अपनी तरफ करने के प्रयास कर रही है। वो टीडीपी के ऊपर भी राजनीतिक रूप से डोरे डाल रही है। तो उसका एक प्रयास, ये एक खुद अपोजिशन विपक्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए अभी तक तो नरेंद्र मोदी और भाजपा जो थे वो एक नैरेटिव सेट करते थे, एजेंडा सेट करते थे। अब उल्टी गंगा बह रही है कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया कि हम इतने सारे लोगों को ला सके, और उसको देखते देखते भाजपा ने उसमें गणित, मतलब संख्या और आंकड़े को जोड़ के बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं है, लेकिन उन सबको एक करने की प्रयास हो रही है। देखिए मोटे मोटे तौर पे भाजपा की समस्या क्या है, या एनडीए या
नरेंद्र मोदी का जो भी हम जिनके पाले में बॉल रखे, बिहार, अगर बिहार में विपक्षी एकता रही तो भाजपा की बहुत समस्या आएंगी, क्योंकि 40 में से अगर 38 सीटें पिछली बार मिली थी तो अब की 20 सीटें पाने के लाले लग जाएंगे। इसी तरीके से जो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट थी, 42 लोकसभा सीट भाजपा और उसके जो सहयोगी थे उस समय उनको मिली थी। इस समय अगर एमवीए रहता है, मतलब शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस, तो फिर वहां के ऊपर कड़ी चुनौती होगी और भाजपा को 20-25 सीटों से ज्यादा लाने में मेहनत करनी पड़ेगी। बंगाल में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, अभी ऐसा लगता है कि वो एक से 3, 4, 5 सीटें ही ला पाएंगे। और चौथा राज्य है कर्नाटका, जहां भाजपा को 25 सीटें मिली थी, जहां कांग्रेस ने एक बड़ी शानदार वापसी की है, तो वहां पर भी कांग्रेस को अगर 15-16 सीटें मिलती है तो भाजपा को उतनी सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो ये 50-60 सीटों का जो अगर कभी रही तो एकदम से भाजपा की जो या एनडीए की संख्या 300 के आसपास है, वो घट के जो है वो 240, 235, 230 तक आ सकती है। राजनीति में क्या होता है, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आपने ये देखा कि विपक्ष ने अपनी एक सुगबुगाहट शुरू की। अब विपक्ष ने ये बताना शुरू किया कि इस देश में एक ऐसा माहौल है कि हम सभी दल एकजुट होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी चुपचाप उस पॉलिटिकल एलिगेशन को अपने ऊपर ओढ़ नहीं सकती है। बीजेपी जितनी भी चुनावी आप गणित को देखें, 2014 में 282 सीटें आई थी, उससे पहले एक एनडीए का कुनबा तैयार किया गया था और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि आपने 282 सीटें आने के बाद आपने एनडीए के जो छोटे दल थे उनको आपने बाहर कर दिया था। ऐसा नहीं बिल्कुल हुआ था। रामविलास पासवान जी मंत्री थे, तमाम एनडीए के घटक उसमें मंत्री बनाए गए थे और अच्छे पोर्टफोलियो के साथ बनाए गए थे। तो बीजेपी हमेशा एक सोशल इंजीनियरिंग की जो मैं बात करता हूँ, अभी राजभर को लेकर के आप आए या फिर अन्य पार्टी जो आ रही हैं, चाहे बिहार में जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा जो पहले एनडीए से चले गए थे फिर लौट के आए हैं, तो ये एक प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग है जिसको बीजेपी एक तरीके से साधती है, उसको बना करके चलती है। लेकिन जब सीटों का मामला आएगा तो आप देखेंगे कि वो उनका जो एरिया होगा उसके आधार पे बीजेपी सीटें देती है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर ये विश्लेषण एनडीए के लिए है तो फिर क्या विपक्ष के लोग भी इस तरीके का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना सकते? ये तय नहीं कर सकते कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? इसी तरीके से एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात क्या वहां नहीं हो रही? तो ये विरोधाभास एक जगह है तो दूसरी जगह क्यों है? तो ये सारी चीजें हैं। दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं ये दोनों फिल्में, और ये फिल्में बड़े लंबे समय तक चुनावी टॉकीज में लगी रहेंगी, तो आप ये देखिएगा जरूर। लेकिन एक तीसरी फिल्म और लगी है। एक और एनडीए की 30 पार्टियां हैं और दूसरी ओर 26 विपक्षी दलों का जुटान, यानी कि स्पेशल 26 और सुपर 30। लेकिन अब भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो इन दोनों में से किसी भी गुट के साथ नहीं है। सबकी नजर इस बात पर है कि ये पार्टियां अपना रुख क्या करेंगी और क्या अपनाती हैं। और अब आते हैं चुनावी टॉकीज में फिल्म नंबर 3 पर, जैसे ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी, जिसके अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुट निरपेक्ष बने हुए हैं। हालांकि कभी कभार वो एनडीए को फायदा पहुंचा देते हैं, लेकिन अपने राज्य में उनकी बीजेपी से भी ठनी हुई है। इसके अलावा एनडीए में बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी किसी गुट में नहीं दिख रही है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस भी किसी गुट के साथ नहीं दिख रही है। चंद्रशेखर राव ने सबसे पहले विपक्षी एकता के लिए कोशिशें शुरू की, लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ तो वो उसके साथ नहीं दिख रहे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो किसके साथ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को भी अपने राज्य की सियासत भी देखनी है और केंद्र का मूड। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी अभी किसी पक्ष में नहीं है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि वो धीरे धीरे एनडीए की ओर रुझान कर रहे हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी दोनों पक्षों से बराबर की दूरी बना करके रखी हुई है। तो स्पेशल 26, सुपर 30 और हम आपके हैं कौन चुनावी टॉकीज में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में लगी हैं। कहां जाइएगा, बैठ के ये देखिए। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, लेकिन विपक्ष के एक दिग्गज और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज इस बैठक में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं होने वाले, बस आज नहीं थे। वो कल की बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार विपक्षी एकता की एक बड़ी धुरी माने जा रहे हैं।
लेकिन ऐन समय पर खुद उनकी ही पार्टी में टूट पड़ गई। उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए और अपने साथ 8 विधायकों को मंत्री बनवा दिया। खास बात यह है कि अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ आज लगातार दूसरे दिन बिना बताए शरद पवार से मिलने चले गए हैं। वो एनडीए का हिस्सा, मिल शरद पवार से रहे हैं जो कि विपक्षी एकता का हिस्सा है। मुलाकात हो रही है महाराष्ट्र में, तो ये दुनिया वाले पूछेंगे, विपक्षी एकता पूछेगी कि ये मुलाकात हुई, क्या बात हुई, 2-2 दिन तक क्या बात हो रही है, आप इधर हैं कि उधर हैं। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि चाचा भतीजे में क्या खिचड़ी पक रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इन मुलाकातों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, ये एक सवाल तो बनता है। 24 घंटे में 2 बार मुलाकातें। बागी नेता अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ लगातार दूसरे दिन शरद पवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। चौहान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं, तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहां पर पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो। और कल जैसे उन्होंने हमारी बात सुनी, आज भी उन्होंने हमारी बात सुनकर और कुछ आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं। बगावत के बाद अजीत पवार और शरद पवार की ये तीसरी मुलाकात रही। चाचा भतीजे में आखिर पक क्या रहा है, ये पहेली बरकरार है। मुलाकात खत्म होने पर प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मीडिया के सवालों का सामना करते दिखे। कल भी उन्होंने वही मांग की जो आप सारे विधायकों की तरफ से हुई कि जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है पार्टी में और विधिमंडल में, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता दिखाने की, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पवार साहब का आज दर्शन लिया और पवार साहब को विनती की कि ये सारी सिचुएशन में से रास्ता दिखाइए। पवार साहब ने भी उनको कहा कि अब रास्ता आप ही बताइए क्या निकालना है। 24 घंटे में 2 बार अजीत पवार ने शरद पवार से आकर यहाँ पर मुलाकात की। आखिर क्यों? एनसीपी सूत्रों के मुताबिक रविवार को जब अजीत पवार अपने साथ मंत्रियों के साथ यहाँ पर मिलने आए थे, तब पता चला कि उन्होंने विधायकों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी और ज़्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में थे। आज जब विधायक मुंबई आए, विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ, तब उन्होंने अजीत पवार से शिकायत की कि आप लोग अकेले जाकर मिल के आए, हमें साथ में क्यों नहीं ले गए, हमें भरोसे में नहीं लिया गया, हमें भी क्षेत्र में जाकर काम करना है और अपने जनाधार को भी बचाए रखना है। तब अजीत पवार ने कहा कि आइए आप लोग भी चलिए, आज फिर से चलते हैं और शरद पवार से मुलाकात करते हैं। एनसीपी में टूट के बाद सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा का पहला सत्र हुआ, लेकिन कितने विधायक किस तरफ हैं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच विधानसभा में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि प्रदर्शन में एनसीपी का कोई भी विधायक नजर नहीं आया और साथ ही शरद पवार की चुप्पी ने सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजनीति से दूर आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये बहुत ही खराब तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा के एक टोल प्लाजा की है, जहां अहम में मगरूर एक महिला ने टोल बूथ में काम कर रही एक और महिला कर्मचारी को अंदर घुसकर मारा। यह लोहारली टोल प्लाजा की घटना है जो दादरी पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र में आता है। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि टोल मांगे जाने से नाराज एक महिला पूरी अकड़ से साथ अंदर घुसी और एक महिला कर्मचारी को मारा, पीटा, बाल खींचे, नोच करके कुर्सी से नीचे गिरा दिया। बाद में इस महिला ने टोल टैक्स के बैरियर को हाथ से खींचकर हटा दिया। आप सोचिए, लाखों की गाड़ी, लेकिन कुछ रुपयों के टोल देने में इतनी जान निकली, इतनी आफत। यह कहानी न जाने देश में कितने टोल प्लाजा में हो रही है रोज, और रोज देखने को मिलती है। ताकत और पहुंच की अकड़ के नशे में चूर ऐसे लोग टोल कर्मचारियों के लिए आफत बनते हैं। टोल टैक्स पर बैठी इस लड़की ने कुछ नहीं किया। वो सोचिए, अपने परिवार के खातिर कमाने के लिए यह नौकरी कर रही थी, लेकिन उसकी सुरक्षा का इंतजाम कहां था? कहां है उस टोल बूथ में बैठे हुए सुरक्षा कर्मचारी? ऐसी महिलाओं को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? और क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक सत्ता के नशे में मगरूर, न जाने किस चीज का घमंड है इस महिला को, कि उसने इस तरीके से एक टोल कर्मचारी
के साथ बर्ताव किया। आज नितिन गडकरी ये फुटेज अगर देख रहे होंगे, आज अगर केंद्र सरकार के मंत्री ये फुटेज देख रहे होंगे, तो शायद हल्का सा शर्मसार महसूस करना चाहिए। बेटी को एक और बेटी ने जलील किया और ये कैमरे में कैद हो गया। नोएडा के एक युवक सचिन के प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस की पूछताछ के घेरे में है। सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से दुबई से नेपाल होते हुए भारत आईं। उनके पास फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और भी कई सवाल हैं जिनके आधार पर उनके जासूस होने का शक जताया जाने लगा है। एटीएस किसी अज्ञात जगह ले जाकर सचिन और सीमा दोनों से पूछताछ में जुटी। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को उठा लिया है। उसके पास से 6 आधार कार्ड मिलने का मामला सामने आया। इसके अलावा उसकी गतिविधियां भी संदेह के घेरे में। तमाम मामलों को देखते हुए यूपी एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई। अब सीमा और सचिन के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी। कई सवाल हैं जिनको लेकर एटीएस की पूछताछ चल रही है। सवाल नंबर 1, सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई, फिर नेपाल और वहां से भारत के नोएडा कैसे पहुंची? सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी सीमा हैदर ने क्या नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने में किसी की मदद ली? सवाल नंबर 3, सीमा हैदर ने कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर सरहद पार की? सवाल नंबर 4, सीमा हैदर के पास से बरामद फर्जी आधार कार्ड उसने कैसे बनवाए? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के अच्छे आर्थिक परिवार की सीमा हैदर ने मजदूरी करने वाले कम पढ़े लिखे सचिन मीणा को क्यों चुना? सीमा हैदर की बात भारत के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीणा से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए शुरू हुई। फिर बातचीत होते होते दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हमने कुछ दिनों पहले सीमा हैदर और सचिन से बातचीत की थी, जिसमें सीमा हैदर बता रही थी कि वो कैसे भारत पहुंची। प्लॉट भी भेज दिया आपने, सबको नेपाल तक आ गए, डर नहीं लगा आपको? डर लगा था सर, बहुत लगा था और बहुत थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। जब ये बीमार भी हो गए थे, इतना मतलब बुरा सफ़र था हमारा, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा। पाकिस्तान से कहाँ? पहले दुबई 11 घंटे बैठे रहे, न सो सके ना कुछ, वहाँ छेड़ हैं पर बैठे रहे। फिर 11 घंटे वहाँ बैठने के बाद फिर पहुँची नेपाल सुबह 11 की सुबह को। फिर वहीं से पोखरा से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत मतलब मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। डर भी लग रहा होगा कहीं पासपोर्ट ना चेक कर? बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी मन में बहुत। और बार बार वहाँ नेपाली औरतें थी, उनको हिंदी आती थी, उनसे बार बार पूछे थे क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं। तो इसी डर के कारण मेरी क्योंकि थैली भर गई थी, वो टिकट वगैरह थी ना, मैंने टिकट कहीं फेंक दी थी। बाकी सिर्फ जो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये मेरे से आगे काम आएंगे फ्यूचर में, तो वो मैंने धरा। एटीएस ने हिरासत में लेने के बाद सीमा हैदर से पूछताछ शुरू कर दी। सीमा के परिजनों के पाकिस्तानी सेना से संबंधों के खुलासे के बाद मामला और गर्मा गया। सीमा के चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार होने का पता चला है। इसके अलावा सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। ऐसे में सीमा हैदर का जुड़ाव कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।